कहानी की शुरुआत में हम साउथ कोरिया के यानबुल नाम के एक छोटे से शहर को देखते हैं, जहां जे अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहा करता था। जे की फैमिली में उसकी माँ, सिस्टर इन लॉ और 2 बच्चे हैं, जो अभी काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, क्योंकि उसके फैमिली के 2 बड़े लोग यानी कि जे के फादर और उसके बड़े भैया पावर प्लांट में काम करते हुए मारे गए थे। और अब घर चलाने के लिए जे के शहर में कोई बड़ी जॉब न होने के कारण उसको भी पावर प्लांट में ही काम करना पड़ता है। थोड़े समय के बाद जे और उसके कुछ दोस्तों को हम यानबुल पावर प्लांट में देखते हैं, जहां एक लेडी पूरे प्लांट में नजर रख रही थी और साथ ही नोटिस कर रही थी कि कौन कैसा काम कर रहा है। इसके अलावा कौन सेफ्टी मेजरमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। शिफ्ट के बाद जे शाम को अपनी गर्लफ्रेंड के घर आता है और उसको बताता है कि उसको पावर प्लांट में काम करने में मन नहीं लगता है, इसीलिए वो आने वाले 2 सालों के लिए समुद्र के बीच फिशिंग करने जाएगा। मगर इयोन उसे डांटते हुए कहती है कि अगर वो ऐसा करता है तो वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी, क्योंकि वो जे से अलग नहीं होना चाहती थी। इसीलिए इयोन ऐसा करने से इनकार कर देती है, मगर जे उसे मनाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से घर आकर सेम बात अपनी माँ को भी बताता है, लेकिन उसकी माँ भी उसे जाने से मना कर देती है। दरअसल शुरू से ही जे का सपना एक मछुआरा बनना था, लेकिन पावर प्लांट में वो बस मजबूरी में काम करता था। दूसरी तरफ साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की वाइफ उन्हें पावर प्लांट के यूनिट 1 की रिपोर्ट देती है और उसमें हो रही गड़बड़ी यानी कि वहाँ की सेफ्टी मेजरमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जा रहा था, इसके बारे में प्रेसिडेंट को बताती है। इसी दौरान हम प्लांट में काम करने वाले 2 लोगों को देखते हैं, जो आपस में पावर प्लांट के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और उनमें होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगले दिन प्रेसिडेंट अपने सारे मिनिस्टर्स को बुलाते हैं और सभी से पावर प्लांट में पैदा होने वाले खतरे को लेकर बात करते हैं और साथ ही बताते हैं कि कैसे पावर प्लांट के यूनिट 1 में सेफ्टी मेजरमेंट की धज्जियां उड़ रही है। थोड़ी ही देर में सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, जिसमें पता चलता है कि ये पावर प्लांट देश के इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरे देश की इकोनॉमी इस पर ही टिकी है। इसीलिए प्रेसिडेंट को आखिर में पावर प्लांट को चालू रखने का फैसला करना पड़ता है। इसी दौरान जे और उसके दोस्त प्लांट में काम कर रहे थे, तभी अचानक से 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाता है और 6.1 यानी कि काफी खतरनाक भूकंप होता है, जिससे यूनिट 1 जहां सेफ्टी मेजरमेंट को अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा था, उसके रिएक्टर की कूलेंट वाली एक पाइप में क्रैक आ जाता है, जिसके कारण रिएक्टर में रखा कूलेंट वाटर बाहर बहने लगता है और अब इसी कारण से रिएक्टर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अगर ये रिएक्टर फट जाता है तो यानबुल में काफी दूर तक स्ट्रॉन्ग रेडिएशन लीक हो सकती है और आसपास का पूरा एरिया खत्म हो जाएगा। ये सब जानकर कुछ लोग यूनिट 1 के पाइप को ठीक करने के लिए चले जाते हैं, मगर ठीक करते समय वेल्डिंग की वजह से पाइप के अंदर का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आसपास के और सभी पाइप्स भी फट जाते हैं और अब पाइप के अंदर से पूरा कूलेंट वाटर बहने लगता है, जिस वजह से रिएक्टर का तापमान लगातार बढ़ना शुरू कर देता है, जिसे अगर अभी नहीं रोका गया तो ये पूरी यूनिट 1 को ब्लास्ट कर देगा। प्रेसिडेंट को इसके बारे में बताया जाता है और प्रेसिडेंट शहर में रहने वाले सभी लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का ऑर्डर देती है। शहर के सभी लोगों को बस की सहायता से पास के ही एक स्टेडियम में ले जाया जाता है, जहां जे की फैमिली के साथ इयोन भी होती है। इधर पावर प्लांट में कुछ लोग फिर से रिएक्टर में हुए क्रैक को ठीक करने के लिए जाते हैं, मगर रिएक्टर के बढ़ते तापमान के कारण वो लोग अपना काम बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं और देखते ही रिएक्टर के यूनिट 1 में एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। धमाके से पूरा यूनिट 1 तबाह हो चुका था। मलबा और रेडिएशन अब पूरे शहर में फैल चुका है। धमाके की वजह से पावर प्लांट के अंदर जे के कई सारे दोस्त मारे जाते हैं, मगर जैसे तैसे करके जे खुद को बचा लेता है। लेकिन जब ये बात प्रेसिडेंट को पता चलती है तो वो इस खबर को मीडिया हाउस से छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो उसके देश के सारे पावर प्लांट को बंद कर दिया जाएगा और ये पावर प्लांट उसके देश के इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसी कारण से प्रेसिडेंट इस जानकारी बाहर देशों में न बताने का फैसला लेती है। यहाँ हम इयोन को देखते हैं, जो भागी भागी सीधे पावर प्लांट के पास पहुँच जाती है, मगर रेडिएशन ज्यादा होने की वजह से उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता है। थोड़ी ही देर में जे अपने दोस्तों के साथ जो धमाके में बच गए थे उनके साथ बाहर आता है। जे को देखकर इयोन काफी खुश होती है और उसे गले लगाती है, मगर जे उसे अपने परिवार के साथ कहीं दूर चले जाने को कहकर दोबारा से प्लांट में वापस चला जाता है, ताकि वो अपने और लोगों की मदद कर सके। इयोन काफी दुखी मन से स्टेडियम में वापस आ जाती है और उस हादसे
हादसे और रेडिएशन के बारे में सबको बताती है, जिस कारण लोगों में हड़कंप मच जाता है और सभी लोग गेट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ये लोग बाहर गए तो हादसे की बात बाहर की दुनिया को पता चल जाएगी, इसीलिए पुलिस स्टेडियम के सभी गेट्स को बंद कर देते हैं, जिस वजह से सभी लोग अपने अपने फोन से कॉल लगाने की कोशिश करते हैं। मगर हम लोग देखते हैं कि पुलिस ने सिग्नल जैमर लगा रखे हैं, जिस वजह से कोई कॉल ना कर सके। दूसरी तरफ हम जे को देखते हैं, जो प्लांट में घुसकर अपने दोस्तों को बचा रहा था, लेकिन तभी एक पाइप फटता है और उसके अंदर का कूलेंट सीधे जे के शरीर के पास आकर गिरता है, जिससे उसे एक अजीब सा शॉक लगता है। मगर वो इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने दोस्तों को प्लांट से बाहर ले जाता है, लेकिन रेडिएशन के कारण अब उसकी हालत भी बिगड़ने लगी थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इधर पावर प्लांट में कई सारे फायर फाइटर यूनिट 1 के लगातार बढ़ रहे तापमान को कम करने की कोशिश कर रहे थे और हम देखते हैं कि रिएक्टर से निकलने वाले रेडिएशन हवा की मदद से देश के दूसरे इलाकों में फैलने लगी है। बढ़ते हुए रेडिएशन के कारण दूसरे देश जैसे चाइना, जापान और अमेरिका अपने लोगों को वापस बुलाने लगती है। बढ़ती रेडिएशन की खबर पुलिस को भी दी जाती है, इसीलिए इयोन पुलिस को जगह खाली करते हुए देख लेती है और जल्दी से वापस आकर बाकी लोगों को सारी बातें बताती है। साथ ही कहती है कि अब हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। सभी लोग एक साथ मिलकर दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलना चालू कर देते हैं। तभी इयोन को सामने एक बस दिखाई देती है। सभी लोगों को उसमें बिठाकर ड्राइव करते हुए इयोन सभी को शहर से बाहर एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। लेकिन अब हादसे की खबर मीडिया तक भी पहुंच गई थी। 30 किलोमीटर के रेंज में रहने वाले सभी लोग अब अपने अपने घरों को खाली करना शुरू कर देते हैं। इधर जैसे ही जे को होश आता है, वो अपनी यूनिफॉर्म से फोन निकालकर इयोन को कॉल करके अपने हालचाल के बारे में बताता है। साथ ही कॉल काटने से पहले अपनी फैमिली को कहीं दूर ले जाने को कहता है। लगातार बिगड़ रहे हालात को देखकर प्रेसिडेंट अब फाइनली यूनिट 1 को डिकमीशन करने का ऑर्डर देती है, जिससे बढ़ती हुई रेडिएशन को कंट्रोल में लाया जा सके। इसीलिए प्रेसिडेंट चीफ पार्क नाम के एक आदमी को, जो कि पावर प्लांट का हेड है, उसे कॉल करके ओपन सी वाटर डालने को कहता है, जिससे रिएक्टर में से निकल रहे रेडिएशन में कंट्रोल आ सके। चीफ पार्क ऐसा ही करता है, लेकिन अभी भी रिएक्टर पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था। रिएक्टर को ठंडा करने के लिए उन्हें इसके निकले हुए फ्यूल टैंक में रखे कोलांट, जो कि लीकेज के कारण बह रहा है, उसे किसी भी हालत में ठीक करना होगा। अब पार्क फ्लू टैंक की जांच करके उसकी जानकारी प्रेसिडेंट को देता है। दूसरी तरफ इयोन की बस भी ट्रैफिक में फंस चुकी थी और अब बस में बैठ लोगों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ती है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट पहली बार लोगों से मदद मांगते हुए लोगों को आगे आकर कंधे से कंधा मिलाकर इस लीकेज को ठीक करने की गुहार लगाते हैं। इधर हॉस्पिटल में सभी लोग प्रेसिडेंट की बातें सुन रहे होते हैं। उन्हीं में से गिल नाम का एक आदमी प्लांट में हो रही लीकेज को ठीक करने का फैसला लेता है। पहले तो सभी लोग मना कर देते हैं, लेकिन अगर वो लोग नहीं गए तो उनकी फैमिली और देश के बाकी लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। अंत में सभी लोग पावर प्लांट के अंदर हो रही लीकेज को ठीक करने के लिए मान जाते हैं। जे कॉल करके सारी बात इयोन को बताता है, जिस पर वो नाराज होकर कॉल काट देती है। लेकिन इयोन ये बात किसी को भी ना बताने का फैसला लेती है। हॉस्पिटल से आए सभी लोग ड्रेसअप होकर पावर प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोगों के ड्रेसेस पर कैमरे लगे हुए थे, जिसे प्रेसिडेंट और बाकी सभी लोग देख रहे होते हैं। अंदर गए सभी लोग टीम्स में बंटकर काम करना चालू कर देते हैं, मगर दुर्भाग्यवश लीकेज और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अब उसे ठीक कर पाना लगभग नामुमकिन है। मगर जे सबको आइडिया देता है कि अगर हम फ्यूल टैंक के नीचे के हिस्से को बम से उड़ा देते हैं तो टैंक में रखे फ्यूल रॉड्स और कोलांट नीचे चैम्बर में आ जाएंगे, जिससे चैम्बर एक नए रिएक्टर की तरह काम करने लगेगा और तापमान भी कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन जो भी ये काम करेगा वो मारा जाएगा, जिस वजह से कोई भी ये काम करने को राजी नहीं होता है। मगर अपनी फैमिली को बचाने के लिए जे रेडी हो जाता है, लेकिन ये काम करने से पहले वो अपनी आखिरी इच्छा के रूप में अपने घर वालों से बात करना चाहता था। प्रेसिडेंट जे की ये इच्छा को पूरी करने के लिए उसके हेलमेट में लगे कैमरा की मदद से उसे पूरे देश में लाइव दिखाते हैं, जहां इयोन को कॉल पर जे के लाइव आने की जानकारी दी जाती है। इसीलिए इयोन जल्दी से सबको बस के अंदर लेकर जाती है। अंदर लगे टीवी की मदद से सभी लोग जे को आखिरी बार देखते हैं। जे इयोन को अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए कहता है, साथ ही एक इमोशनल मैसेज सबके लिए छोड़ देता है। जे की ये सारी बातें सुन देश के सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं और सभी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। आखिर में जे सभी देशवासियों को कहता है कि उसके
के बलिदान को ना भूले और बॉम्ब को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद गेट को सील कर दिया जाता है ताकि ब्लास्ट बाहर ना पहुंच सके। बॉम्ब ब्लास्ट होता है और फ्यूल टैंक में रखा कोलांट और फ्यूल रॉड दोनों चैम्बर में आ जाता है, जिसके कारण उस पे रखा रिएक्टर का तापमान भी नीचे आने लगता है और फाइनली अब सब ठीक हो जाता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जो लोग भी उस रिएक्टर के पास थे वो सभी रेडिएशन के कारण मारे जाते हैं। मूवी के आखिर में इयोन अपने टाउन वापस आती है और देखती है कि पूरे शहर को सील कर दिया गया है, इसीलिए वो अपनी और जे के बचपन की फोटो घर के बाहर लटका कर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।